आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत जर्नल इस अध्याय में पंजी प्रविष्टि किस तरह से बनाया जाता है इनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके आगे पंजी प्रविष्टि बना लेने के बाद एक जो वर्ड आता है माल खाते का विभाजन। तो माल खाते को कितने भागों में बांटा गया है इसका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला आता है माल खाते का विभाजन के अंतर्गत माल खाते को पहला क्रय खाता। अब क्रय खाता जब व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते हैं या हम जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने को ही क्रय खाता के अंतर्गत पंजी प्रविष्टि बनाते समय क्रय खाता लिखा जाएगा। अर्थात जब व्यापारी या कोई वस्तु या कोई जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो माल खाते को क्रय खाता के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। इसी में आते हैं अपन दूसरा क्रय खाता के बाद विक्रय खाता। अब विक्रय खाता उस खाते को कहा जाता है जब व्यापारी अपने व्यापार से कोई सामान बेचता है तो उसे विक्रय खाते में लिखा जाता है। पहला होता है क्रय खाता, दूसरा होता है विक्रय खाता। अब तीसरे इसी में अपन आते हैं क्रय वापसी खाता। क्रय वापसी खाता तो क्रय वापसी खाता जब हम खरीदे हुए माल को जब वापस करते हैं तो वापस करने की क्रिया को ही क्रय वापसी खाता के अंतर्गत माना जाता है। आ गया समझ में। इसके बाद आता है चौथा विक्रय वापसी। जब हम बेचे हुए माल को हमारे पास किसी कारण से वापस करते हैं तो उसे विक्रय वापसी खाता कहा जाता है। यह माल अपन किन कारणों से वापस करते हैं या किन कारणों से वापस आता है इसको अपन विस्तार से अगले अध्याय में चर्चा करते हैं। फिर एक बार और संक्षिप्त रूप से बता दूं, जब माल या वस्तु को बेचे हुए माल या खरीदे हुए माल को क्यों वापस करते हैं, या तो नमूने के अनुसार न होने पर या अधिक मात्रा में भेज दिया गया हो या जो हम वस्तु खरीदने के लिए जो मांगा गया था वह उस क्वालिटी का ना हो या टूट फूट हो गई हो, अन्य किसी कारण से जब वस्तु को जब वापस किया जाता है तो क्रय वापसी खाता में खरीदे हुए माल के वापसी करने पर लेखा किया जाएगा और बेचे हुए माल के जो वापस आता है तो उसके लिए विक्रय वापसी खाता में इसका लेखा किया जाता है। अब आते हैं अपन पांचवा रहतिया। रहतिया से तात्पर्य वर्ष के अंत में जब व्यापारी के पास बिना बिका माल रह जाता है, अर्थात उस व्यापारी के पास वर्ष के अंत में कोई सामान बेचने के लिए यदि खरीदा जाता है और वह सामान यदि वर्ष में बिक नहीं पाता तो इस प्रकार से अनबिका माल यानी बिना बिका हुआ माल को अपन रहतिया के नाम से जाना जाता है। इसे अंतिम रहतिया, वर्ष के अंत में जो सामान बच गया है उसे अंतिम रहतिया के नाम से जानते हैं। आगे समझ में, वर्ष के अंत में बचा हुआ माल को अंतिम रहतिया कहा जाता है। अब इसी में छठवां आता है प्रेषण पर भेजा गया माल। तो माल खाते के विभाजन के अंतर्गत क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, रहतिया
और अब छठवां पॉइंट आता है प्रेषण पर भेजा गया माल। अब प्रेषण होता क्या है, यानी प्रेषण किन से तात्पर्य क्या होता है, इसके बता दूं। प्रेषण से तात्पर्य स्वामी के द्वारा अपने प्रतिनिधि को, स्वामी के द्वारा अपने प्रतिनिधि को बेचने के उद्देश्य से भेजा गया माल प्रेषण कहलाता है। अब प्रेषण में लेन देन समझौता के तहत व्यापार का स्वामी और प्रतिनिधि के बीच हुआ है। न तो उसमें सामान बेचा गया है और न ही सामान खरीदा गया है। उसमें व्यापार का स्वामी बेचने के उद्देश्य से अपने प्रतिनिधि को वस्तु या अपने दुकान का सामान बेचने के उद्देश्य से अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है। आ रहे समझ में? और इस जो व्यक्ति सामान प्राप्त करता है, जिसे सामान बेचने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे प्रेषणी कहते हैं। हमारे आसपास त्योहार के मौसम में या हम आसपास जो फेरी वाले को देखते हैं जो साड़ी बेचते रहता है या अन्य कोई सामान बेचने के लिए आते रहता है, कभी कभी ये लोग दुकानदारों से सामान खरीद के नहीं लाते, खरीद के नहीं बेचते। उन्हें दुकानदार बेचने के लिए उसको भेजता है कि आप हमारे दुकान से 50 साड़ी ले जाओ, इन्हें घूम घूम के बेचो और इस बेचने के प्रतिफल स्वरूप उसे कमीशन मिलता है। आ गया? तो माल खाते के विभाजन में क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, रहतिया और प्रेषण पर भेजा गया माल आता है। अपन इसके पहले जो अपन पंजी प्रविष्टि तीन दशाओं में लिखने के जो नियम बताया गया था, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र, तो इसमें अभी तो सिंगल प्रविष्टि लिखना सिखाया गया था। अभी यदि एक ही प्रवृत्ति से संबंधित, एक ही प्रकृति से संबंधित यदि कोई व्यवहार हो तो उन्हें अलग अलग न लिखकर उसके लिए अपन मिश्रित प्रविष्टि करते हैं। इसी को मिश्रित प्रविष्टि या संयुक्त प्रविष्टि के नाम से जाना जाता है। ठीक? तो संयुक्त प्रविष्टि और या मिश्रित प्रविष्टि, जब एक ही प्रकृति से संबंधित खाते को डेबिट करना हो या एक ही प्रकृति के खाते को जब क्रेडिट करना हो या डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाली प्रविष्टियां ज्यादा हो, तो उसके लिए अलग अलग प्रविष्टि न करते हुए इन प्रविष्टियों को एक साथ लिखना ही संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टियां कहलाता है। अब यहाँ पे उदाहरण के रूप में वेतन दिया 500 रुपए और मजदूरी दी 300 रुपए। तो इसके लिए प्रविष्टि वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से, फिर लिखेंगे मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो इसके लिए बार बार प्रविष्टि न करते हुए एक विस्तृत प्रविष्टि लिख दिया जाएगा, जिसको अपन वेतन खाता विकलन 500 रुपए, फिर मजदूरी दिया गया तो मजदूरी खाता विकलन 300 रुपए। और हम वेतन और मजदूरी के रूप में कितना रुपए दे रहे हैं, कितना रुपए दिए, तो रोकड़
खाता से 5 दिन 800 रुपए दे रहे हैं। इस तरह से ये हो गया मिश्रित प्रविष्टि। अपन इसे को चाहते तो अलग भी लिख सकते थे, यानी जब एक ही खाते को डेबिट करना हो। अब इसी को अपन कमीशन या माल बेचने पर नगद माल बेचा गया और उधार माल बेचा गया, तो इसके लिए विक्रय खाता समाकलन में हो जाएगा और रोकड़ खाता विकलन में हो जाएगा। इस तरह से विक्रय वेतन और मजदूरी खाता विकलन और रोकड़ खाता से, ये हुआ जब एक ही खाते को डेबिट किया गया है। अब इसी को अगर कमीशन प्राप्त हो, कमीशन प्राप्त हो तो अपन प्रविष्टि क्या लिखते हैं? कमीशन प्राप्त होने पर 300 रुपए और ब्याज प्राप्त होने पर, ब्याज मिलने पर 200 रुपए। तो इसके लिए बार बार प्रविष्टि न लिखते हुए एक ही प्रविष्टि लिखा जा सकता है। तो इसके लिए प्रविष्टि लिखा जाएगा रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से, कमीशन कितना दिए प्राप्त हुआ 300 रुपए, ब्याज कितना मिला तो ब्याज खाता से 200 रुपए और 3 और 2 500 रुपए हमें कमीशन और ब्याज के रूप में हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से इसके पहले अपन जो बतलाए थे उसे जब एक ही खाते को डेबिट करना हो, अब इसमें एक ही खाते को क्रेडिट किया गया हो। आ गया समझ में? इस तरह से संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि लिखने के लिए जब एक ही प्रकृति से संबंधित खाते को डेबिट करना हो, एक ही प्रकृति से संबंधित खाते को क्रेडिट करना हो और एक ही प्रकृति से संबंधित खाते को डेबिट या क्रेडिट करना हो, इस दशाओं में बार बार प्रविष्टि न लिखते हुए इनके लिए मिश्रित या संयुक्त प्रविष्टि लिखा जाता है। इसके बाद अपन धीरे धीरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न इसके अगले अध्याय में बतलाया जाएगा। ठीक।